हे एवरीवन, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स इन अ बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन में हमको एक बाइनरी ट्री गिवन होगा जिसमें हर एक नोड की वैल्यू 1 to 9 के रेंज में लाई करेगी और हमको बताना है कि उस पूरे बाइनरी ट्री में कितने सारे सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है। अब सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ क्या होते हैं? वो पाथ जो रूट से लेकर लीफ तक हो और उसके बीच में जितने भी नोड हो, अगर हम उन सब के नोड की वैल्यू की कोई सी भी एक परमुटेशन से पैलिंड्रोम बना सके तो उसे सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ बोलेंगे। जैसे ये वाला नोड देखेंगे आप 2, इसके नीचे लेफ्ट चाइल्ड है इसका 3 और उसका लेफ्ट चाइल्ड है 3। तो 2 से लेके ये 3 के जो ये चाइल्ड वो लीफ नोड है यहाँ तक जो पाथ बन रहा है 2 3 3। तो अगर हम इसे थोड़ा सा डिफरेंटली अरेंज करें या फिर बोले इसकी एक परमुटेशन जो कि होगी 3 2 3 जो एक पैलिंड्रोम है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पाथ एक सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है। सिमिलरली 2 1 1 को अगर हम अरेंज करें 1 2 1 में तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, तो ये भी एक सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है, इसलिए आंसर 2 है। अगले एग्जांपल में देखें तो एक ही सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है जो है 2 1 1, आंसर 1 है। और अगर एक ही नोड है तो एक कोई अगर सिंगल वैल्यू होती है तो वो पैलिंड्रोम होती है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम? एक तरीका ये हो सकता है कि आप रूट से लेकर लीफ तक जितने भी नोड है उन सबको एक वेक्टर में डालो और हर पाथ की जो वैल्यू है, जैसे 2 3 3 को आपने एक वेक्टर में डाला, 2 3 1 को अलग वेक्टर में डाला, 2 1 1 को अलग वेक्टर में डाला और हर एक वेक्टर की सारी परमुटेशन निकालो। और अगर कोई सी भी एक परमुटेशन पैलिंड्रोम है तो वहाँ से आप रिटर्न 1 कर दो कि ये जो हमारा वेक्टर है इसकी कोई सी भी परमुटेशन पैलिंड्रोम हो सकती है, तो ये पाथ हमारा सूडो पैलिंड्रोम होगा। तो ये आपको आंसर दे देगा, पर क्योंकि हम हर एक पाथ की परमुटेशन निकाल रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी और इससे टीएलई वाला एरर भी आएगा। तो अब इसको हमको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो हम देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? जो नंबर इधर लेफ्ट में है वही नंबर राइट में भी हो। मान लो यहाँ पे 2 है लेफ्ट में, तो उसके राइट में भी 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ जो जितने भी नंबर है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2x होनी चाहिए या फिर इवन फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए हर एलिमेंट की। हाँ, और एक और केस होता है पैलिंड्रोम का कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है यहाँ पे कोई सिंगल फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट हो सकता है, जैसे 6 3 1 3 6, जिसमें 1 की फ्रिक्वेंसी 1 है ना, पर ये पैलिंड्रोम है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 6 3 1 1 1 3 6। अब 1 की फ्रिक्वेंसी 3 है, 3 की फ्रिक्वेंसी 2 है और 6 की फ्रिक्वेंसी 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई नंबर पैलिंड्रोम है तो उसमें एक या एक से कम ऐसे नंबर होने चाहिए जिनकी फ्रिक्वेंसी ऑड हो, या तो 1 हो या 1 से कम हो। ठीक, सॉरी ये इधर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, 1 या 1 से कम फ्रिक्वेंसी ऑड हो और इवन कितने भी हो, इवन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हमको पता चल गई। अब इसी से हम थोड़ा अपना क्वेश्चन डिड्यूस करेंगे। मान लो कि ये हमारा एक ट्री है, तो मैं जैसे रूट से लीफ तक ट्रैवर्स करूँगा, मैं ये सारे नंबर को कहीं पे स्टोर कराते जाऊँगा वेक्टर में, वेक्टर या फिर कोई से भी डिटेल टाइप में, है ना। और फिर मैं देखूँगा कि उसमें जो एलिमेंट है, जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, अगर उसमें से किसी भी एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी ऑड है तो कहीं पे काउंटर में वैल्यू ऐड कर दूंगा। और अगर ये काउंटर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, 1 से कम है तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा कि ये एक पाथ हमारा पैलिंड्रोम बन रहा है। एक बार इसका थोड़ा एग्जांपल से देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 3 1 3। ठीक, तो इसमें 1 की फ्रिक्वेंसी हमारी 2 है और 3 की फ्रिक्वेंसी भी 2 है, तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑड हो। तो ये
1 रिटर्न करेगा, यानी ये एक सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है। अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे 5 होता है ना, तो 5 की फ्रिक्वेंसी 1 है जो कि ऑड है, पर क्योंकि एक ही एलिमेंट है, मतलब हाँ एक ही और एलिमेंट है जिसका ऑड फ्रिक्वेंसी है, तो भी ये पूरा पाथ हमारा यहाँ तक 1 रिटर्न करता। 1 का मतलब ट्रू। ठीक, अब अगर मैं इसको यहाँ पे से 5 कर दूँ और इसे 5 कर दूँ, 5 की फ्रिक्वेंसी होगी मेरी 3 और 3 की फ्रिक्वेंसी 2 है, तो भी ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि इससे भी हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं ना, 5 5 और 3 3। तो हमको ये तो पता चल गया कि हमें रूट से ट्रैवर्स करते जाना है, और जैसे हम लीफ नोड पर आ गए, हमको देखना है कि जो जो अभी तक हमने नोड ट्रैवर्स कर रखे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है। अगर ऑड फ्रिक्वेंसी वाले एलिमेंट एक से ज़्यादा है तो 0 रिटर्न कर देंगे, वरना 1 रिटर्न कर देंगे। और फिर ऐसे हमको टोटल जितने भी पार्ट बन रहे हैं सब बताने हैं। अब देखो क्वेश्चन और सिंपल हो गया। अब देखो, क्योंकि हमको फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैप यूज़ कर सकते हैं। मैप में हम क्या करते हैं, एक इंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है या फिर जो भी नंबर होता है, और इस साइड में उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। सिंपल हमको ऐसे लिखना होता है, मान लिया पे 9 है और यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी ऐड होती रहेगी, प्लस प्लस करते रहेगा, जैसे हमको 9 मिलेगा। तो ये भी तरीका सही है, पर हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रखा है कि 1 से 9 तक ही लाई करेगी वैल्यू। तो अगर 1 से 9 तक लाई कर रही है वैल्यू, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको हैश मैप या फिर कुछ यूज़ करने की। हम एक सिंपली एरे यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। तो हम 0 से लेकर 9 तक का एक 9th इंडेक्स तक का एक वो ले लेंगे एरे, और जैसे हमको कोई वैल्यू मिल रही है, कोई सी भी वैल्यू, हम उस वैल्यू के इंडेक्स पर इंक्रीमेंट कर देंगे। इनिशियली 0 होगा, जैसे हमको 5 मिला, हमने 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसमें +1 कर दिया, तो 0 था तो 1 हो गया। फिर हमको 3 मिला, तो 3rd इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसमें ऐड 1 हो गया। फिर हमको 5 मिला, तो 5 इंडेक्स में जो वैल्यू थी ऐसे 2 हो गया। और जब हम नीचे लीफ नोड पर आ जाएंगे, हम इस पर ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है। तो यही क्वेश्चन है, बस इससे क्वेश्चन हमारा काफ़ी सिंपल हो जाएगा। यही लॉजिक है, एक बार कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, तो अगर कोई रूट की वैल्यू नल है तो रिटर्न 0 हो जाएगा, क्योंकि नल वैल्यू को हम सूडो पैलिंड्रोम नहीं कह सकते। और अगर हम लीफ नोड पर आ गए, लीफ नोड पर आने का मतलब वो वैल्यू अभी वाला नोड नल नहीं है और उसके लेफ्ट और राइट में नल है, तो सिंपली हम उसे एरे फ्रिक्वेंसी में वैल्यू इंक्रीमेंट कराएंगे। एक काउंट लेंगे ऑड फ्रिक्वेंसी काउंट करने के लिए, और जितने भी ऑड फ्रिक्वेंसी वाले एलिमेंट है उनकी वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और फिर हमने जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एरे में वैल्यू ऐड कराई थी, अब उसे डिक्रीमेंट कर देंगे। डिक्रीमेंट क्यों करा ये भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। फिर हम देखेंगे कि हमारी जो ऑड फ्रिक्वेंसी वाले एलिमेंट है क्या वो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है तो मतलब ये सूडो पैलिंड्रोम नहीं बना सकता, इसलिए रिटर्न 0 हो गया, वरना रिटर्न 1। और अगर वो लीफ नोड नहीं है तो सिंपली हम एरे फ्रिक्वेंसी में उसकी वैल्यू ऐड करेंगे, एक बार लेफ़्ट कॉल करेंगे, एक बार राइट कॉल करेंगे, और जो भी आ रहे हैं उनको सम कर देंगे। लेफ़्ट से जितने हमारे पाथ मिले, राइट से जितने पाथ मिले, उन दोनों को सम कर देंगे। और यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए करी वैल्यू क्योंकि मैंने यहाँ पे रेफरेंस से पास करा है। अगर आप रेफरेंस से पास नहीं कर रहे तो ये माइनस वाली वैल्यू लगाने का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिना ये माइनस वाली स्टेटमेंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगाए बिना कोड चल जाएगा, पर इसमें मेमोरी ज़्यादा लगेगी। जैसे कि ये वाला कोड देखेंगे आप, इसकी मेमोरी है 353 MB और इस वाले कोड की है 181, जो कि इसकी हाफ होती है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस से पास नहीं करा और यहाँ पे मैंने रेफरेंस से पास कर रखा है। अब रेफरेंस से पास करना और ना करने का अंदर क्या होता है, अगर तुम रेफरेंस से पास नहीं कर रहे तो जो यहाँ पे एरे होगा इसकी कॉपी बनेगी इसके अगली कॉल में, और इसकी कॉपी बनेगी अगले कॉल में, और इसकी कॉपी बनेगी अगले कॉल में। तो मान लो
तुम्हारे पास मान लो कोई एक नोड है ना, तुमने ये तुम्हारा पेरेंट नोड था, इसके पास कोई एरे था, इसने एक लेफ़्ट में कॉल करी और राइट में कॉल करी, और लेफ़्ट में कॉल करने के लिए इसने अपने एरे को इसमें कॉपी करके एक नया एरे बनाया, वो अपने लेफ़्ट में कॉल कर दिया और राइट में कॉल कर दिया। तो अब जो तुम लेफ़्ट के एरे में चेंजेस करोगे वो राइट के एरे में मॉडिफाई नहीं होगे। राइट का भी तुम्हारा टोटली न्यू एरे है जो तुमने पेरेंट से लिया था, क्योंकि हम हर एक कॉल पे नया एरे डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए मेमोरी ज़्यादा लग रही है। पर अगर हम रेफरेंस से पास करेंगे तो सेम एरे ही फर्दर कॉल में यूज़ होता है। अब देखो, अगर तुमने सेम एरे को फर्दर कॉल में यूज़ करा तो इसका ये डिफरेंस ये होगा कि तुमने मान लो यहाँ पे 5 वाली वैल्यू पे तुमने इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दी। अभी जब कॉल यहाँ पे आई और यहाँ पे आई इस नोड के लिए, तो इस नोड का जो पाथ है वो ये है ना, पर फिफ्थ वाले इंडेक्स की फ्रिक्वेंसी तो इंक्रीज हो रही है, तुमको उसे हटाना भी तो पड़ेगा। इसलिए तुम जब कॉल वापस जा रहे हो तो वो डिक्रीमेंट कर दो, जो चेंजेस तुमने करके वो को रिवर्स करने पड़ते हैं तुमको। तो ये एक बैक ट्रैकिंग का प्रोसेस होता है। अगर तुमने करा होगा तो तुमको पता होगा, वरना सिंपल ही है। और कई बार अगर तुम रेफरेंस से यूज़ नहीं करते तो तुम्हारा TLE आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसे तुम यूज़ करा करो। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से TLE हट जाते हैं। तो यही क्वेश्चन था, ठीक।